बीच में कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है, यह साफ कर दिया ईरान की तरफ से। और यह भी कह रहा है ईरान कि वो ट्रंप की डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि बातचीत के दौरान ही इससे पहले भी हमले किए जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब अगर हम आगे की तरफ देखें तो माना यह जा रहा है कि जो फिलहाल जो जंग चल रही है उसमें कोई लेट ऑफ नहीं होगा, वो लगातार इसी तरह से जारी रह सकती है। और ट्रंप ने भी यह साफ कर दिया कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक यह जंग जो है वो जारी रहेगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि जिस तरह से ईरान ने जो अपना दायरा है वो बढ़ा दिया और वो कह रहा है कि अमेरिकन कंपनीज को भी वो टारगेट करने जा रहा है इस रीजन के अंदर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का जो मुद्दा है उसको लेकर भी माना जा रहा था कि ट्रंप पीछे हटने को तैयार है। लेकिन फिलहाल जो आज का स्टेटमेंट से ये तो साफ हो चुका है कि ये जो जंग है वो इमीडिएटली बंद खत्म नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो बातचीत जारी रखें ईरान के साथ, ताकि इसको कहीं ना कहीं सीज फायर तक लेके जाया जा सके। सवाल तो वही है कि बातचीत वो कर किस तरह, बार बार वो कह चुके हैं कि बातचीत यहां पर हो रही। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल दानवीर। जिस तरीके का संबोधन ट्रंप ने यहां पर दिया, साफ मूड में है कि युद्ध तो नहीं रुकेगा, आपको क्या लगता है ये? क्योंकि ट्रंप का एक खुद का ही बयान था, वो कह रहे थे उन अमेरिकियों को वो बेवकूफ है जो प्रोटेस्ट पे उतर रहे हैं, हम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। क्या उनको ये संकेत देने की, उनको ये संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि जो अप्रूवल रेटिंग भी ट्रंप की आई है वो 60% उसमें डिसअप्रूव कर रहे हैं उनको कि वो सत्ता में ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इसको। ये बेसिकली अमेरिकन पब्लिक को प्लेकेट करने के लिए, शांत करने के लिए ये पूरा संबोधन हुआ है। उनको घर से बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा था और अपने ईस्टर डिनर में उन्होंने इस चीज़ का संकेत भी दिया था कि पब्लिक का प्रेशर है, एक उनके ऊपर दबाव है, तो कहीं ना कहीं उसको वो एड्रेस कर रहे थे। और साथ ही साथ उनको दुनिया की तरफ से भी एक प्रेशर महसूस हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे नेटो के साथ में जो उनकी जो तनातनी है वो भी कहीं ना कहीं उनके जहन के ऊपर हावी है। और इसीलिए ये जो पूरा जो इनका स्पीच था उसमें उस तरीके की आक्रामकता नहीं थी, वो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे थे, जस्टिफाई करते हुए नज़र आ रहे थे और अमेरिका को ग्रेट अगेन और सुपर ग्रेट बनाने की बातें कर रहे थे। दैट इंक्लूड्स एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवलिंग अराउंड मून। इनफैक्ट स्टार्टिंग उनकी वहीं से थी और इनफैक्ट ये खुद को भी महान बताने वाली बात जो इससे पहले भी वो कर चुके थे। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बीच हमारे साथ दीपक बोहरा जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा, युद्ध किस मोड़ पर है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया है, बहुत कुछ सीखूंगा आप लोगों से। और मैं इस समय राजकोट गुजरात में हूँ, वहां से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी काफी इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है वहां पर, तो गुजराती लोग हैं और स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है उसका इनको बहुत फर्क पड़ रहा है कि हमारी क्यों वोट लगाई जा रही है। दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ आई वाज हियरिंग। बेसिकली इसने बहुत शॉर्ट स्पीच दी है, 3-4 घंटे की नहीं थी, इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग। बोला कि सारे पत्ते हमारे हाथ में है, ईरान के पास कुछ सब। बार बार वो न्यूक्लियर वेपन्स ईरान नहीं, इसमें पूरा कंसिस्टेंट रहा है। इट कैन नॉट बी अलाउड कि हम नहीं मानेंगे ईरान के पास परमाणु हथियार। एक चीज आपको बता देता हूं सर, मैं तो इस एरिया में 20 साल रहा हूं। लीबिया, इराक, इजिप्ट, जब मुस्लिम ब्रदरहुड था, तुर्की भी कभी ना कभी उन्होंने सबने बात की है न्यूक्लियर वेपन्स की। पता है कि सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, गद्दाफी के साथ क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं। मोहम्मद मोर्सी जो इजिप्ट वाला था उसके साथ क्या हुआ। तुर्की में भी एर्दोगान के अगेंस्ट भी एक बगावत हुई थी लेकिन उसने दबा दी थी। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स इन दिस एरिया। सिर्फ इजराइल जिसकी एम्बिग्यूटी है उसके, और किसी के पास नहीं हो सकते। इसकी में ये बहुत कंसिस्टेंट है, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं है इसकी ओपिनियन में। और फाइनली सर, जो मेरे को लगता है इस बात की है अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी ईरान की। इसका मतलब है कि ये जंग थोड़ा और लंबा चलेगा। ये हमें मालूम था उनकी क्या काबिलियत है, लेकिन कुछ और चीजें थी जो हमें नहीं मालूम था। तो इट विल प्रॉब्ली कैरी ऑन। अमेरिकन लोगों को तैयार कर रहा है, हम ठोक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें नई हमारे सामने आई हैं कि हो सकता है कि 1-2 हफ्ते और इसमें लगे। ही इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड। ये अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी शब्द जो था, ये मुझे थोड़ा सा इसने हैरान किया। उन्होंने बहुत सारे वेपन्स का जिक्र किया दीपक साहब, बहुत सारे वेपन्स के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मिसाइल जो बना रहे थे उनको दाग रहे थे और बहुत सारे घातक हथियारों के ऊपर भी फोकस कर रहे थे। शिवानी, बेशक बहुत सारी बातें यहां पर लगातार है, नीरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नीरज, पहले हम लोग बहुत सारे आकलन कर रहे थे। पहला आकलन तो यही था कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जो संबोधन उनका निकलकर सामने आया वो विश्व के लिए नहीं था। बहुत कम है ऐसा है कि विश्व के लिए था, जो शेयर मार्केट में लगातार पैसे लगाते हैं, बेशक वो तो यहां पर सुन ही रहे होंगे, लेकिन अमेरिकियों के लिए ज्यादा था। क्या कहता है आपका आकलन?
शिवानी, देखिए, पहला संबोधन था ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप का, और ट्रंप के आज के पूरे भाषण से इस बात के संकेत कम मिले कि आने वाले 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म होगा। इससे ज्यादा ये संकेत मिला कि युद्ध जारी रहेगा। मुझे लगता है उनकी बातों में सबसे अहम बात उन्होंने जो कही कि युद्ध के वक्त को, ड्यूरेशन को, पहले जो अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक जो लड़ाइयां लड़ी हैं उनकी अवधि को गिनाने, ये अपने आप में संकेत देता है कि ट्रंप ईरान में अपने युद्ध को डिफेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में कल बयान के बाद जो उम्मीदें जगी थी वो उम्मीदें 2 से 3 हफ्ते के बाद पूरी होंगी, इस बात का आकलन मैं कर रहा हूं। इस बात की उम्मीद अब मुझे कम लगती है। दूसरी अहम बात कि घरेलू मोर्चे पर ट्रंप फंसे हुए हैं, तो ऐसे में आपने ठीक कहा कि अमेरिका के लिए संबोधन तो था ही, लेकिन अमेरिका के लिए इस युद्ध से निकलना बहुत टफ हो रहा है। पहले आपने देखा होगा कि वो लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि वहां के विदेश मंत्री को हिट लिस्ट से निकाला गया है, वहां के स्पीकर को हिट लिस्ट से इजरायल ने निकाला है, ताकि वो चेतावनी देने का मकसद ये था कि ईरान बातचीत के टेबल पे आए। अब वो नेटो और यूरोपीय देशों को ये बार बार धमकी दे रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप कैसे निकलेंगे। ये देखिए, तो ट्रंप पूरी तरह से फंसे हुए हैं, मिलिट्री लेवल पे और आर्थिक लेवल पे भी और घरेलू मोर्चे पर भी, और उसी से निकलने के लिए मुझे लगता है ये पूरा का पूरा संबोधन था। 2 से 3 हफ्तों के बाद ये युद्ध खत्म होगा, उम्मीद तो लगा सकते हैं, लेकिन श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता। बेशक नीरज, शैलेंद्र, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालात बने हुए हैं। वहां पर एक टर्म है जिसको कहते हैं मिड टर्म कर्स। मिड टर्म कर्स, आपसे मैं जवाब लूंगी। ए के सिवाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ए के सिवाज जी, आप ही से समझ लेते हैं। मिड टर्म कर्स एक वहां पर टर्म है, क्योंकि जब भी कोई भी मिड टर्म इलेक्शन में यहां पर उतरता है, जो सत्ताधारी है वो कभी नहीं जीतता। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जॉर्ज वॉशिंगटन बुश और क्लिंटन, शायद शैलेंद्र, वो ही सिर्फ जीत पाए यहां पर। तो क्या आपको लगता है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि आज तो सारे अचीवमेंट जो है ट्रंप ने वही केवल गिनाए थे, यहां पर अपनी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश उन्होंने की। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा है कि उनकी जो डोमेस्टिकली पॉपुलैरिटी में काफी कमी आ गई, और लोग सड़कों पे आए हैं। 90 लाख के करीब लोग सड़कों पे आए थे इस युद्ध के अगेंस्ट, क्योंकि लोग सोचते हैं ये युद्ध जो अमेरिका का नहीं है, ये इजराइल का था, और अमेरिका जो गया है इस युद्ध के अंदर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है उसमें रिपब्लिकन इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, और यही मुझे लगता है एक सबसे बड़ी सोच है, और ये ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और डोनाल्ड ट्रंप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पब्लिक को। जो आज उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि क्यों हम ईरान गए और किस प्रकार से हमने पहली स्ट्राइक में ही बहुत बड़ा नुकसान ईरान का किया, और जिस प्रकार से अयातुल्लाह अल खमैनी और उसके टॉप लीडर्स को मारा गया, और किस प्रकार से ईरान चुपके चुपके से अपने न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। तो वो जो बातें उन्होंने बताई हैं वो एक प्रकार से मिड टर्म इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पब्लिक को कि हमने जो किया ये बहुत जरूरी था अमेरिका के हित के लिए, वर्ल्ड के हित के लिए, क्योंकि अदरवाइज ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफी नजदीक था। और इफ्सान फोर्दो और नतांज में जो उन्होंने जून के अंदर एक प्रकार से हमला करके उनके न्यूक्लियर हथियारों को बर्बाद करने की कोशिश की थी, वो सफल हुआ, मगर इतना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरेनियम को शिफ्ट करने में कामयाब रहा था ईरान। तो मुझे लगता है कि 3 बातें बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आज बताई है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक, उन्होंने जस्टिफाई किया है क्यों अमेरिका ईरान के अंदर गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बताया कि ये जो अमेरिका है वो बहुत सक्सेसफुल है, और ये ऑपरेशन जिस प्रकार से प्लान था उसी हिसाब से चल रहा है। क्या ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी, ऐसा उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया। और तीसरा, उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंपॉर्टेंटली कुछ बातें बोली कि अपना जस्टिफाई किया अमेरिका का जो नीति है, अमेरिका का जो इस प्रकार से लड़ाई के अंदर दाखिल होना, और एक प्रकार बताने की कोशिश की अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो ये वर्ल्ड के लिए खतरा है, ये मिडिल ईस्ट में खतरा इजराइल के नहीं, ये मिडिल ईस्ट में जो बाकी मुस्लिम कंट्री उनके लिए भी खतरा है और वर्ल्ड के लिए खतरा। मुझे लगता है ओवरऑल उन्होंने कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक प्रकार से एड्रेस किया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कर्नल दानवीर जुड़े हुए हैं। सर, मेरा एक और सवाल है। देखिए, अब तक जो बात हुई है, जो अमेरिका कह रहा है, मैं खासतौर पर कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको लगा कि इसमें तथ्यों की कमी थी कि ईरान में किससे बात हुई, कौन कौन से मार दिए गए, कौन से रिजीम चेंज होने की बात हो रही है, या अब कौन से हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं ईरान को,
और उन्होंने यह भी कह दिया कि नेवी खत्म है, उनकी मिसाइलें खत्म हैं, उनकी पूरी फोर्स लगभग खत्म है। आपको लगता है कि तथ्य और भी होने चाहिए थे? आपको लग रहा है कि नहीं, जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो ठीक है? देखिए, रजीम चेंज की जो बात कर रहे हैं कि जो हो गई, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेसिकली फेस सेविंग कर रहे हैं जी। जो रजीम के कुछ चेहरे थे वो बदली हो गए हैं, लेकिन रजीम अभी भी कायम है। IRGC की रजीम है, और IRGC की रजीम और पेजेश्कियन की रजीम से भिन्न है। और जिस पूरी लड़ाई के अंदर जो शॉट्स कॉल हो रहे हैं वो IRGC की तरफ से हो रहे हैं। IRGC जो है पूरी तरह से इन कंट्रोल है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिटी में नहीं रखी, और बल्कि उसको छुपाते हुए ये कहा कि भाई हमने रजीम चेंज कर लिया। बेसिकली जो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने वो अचीव कर लिया, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और दूसरी चीज कि जहां तक उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के जखीरों का सवाल है कि वो खत्म हो गए हैं, जी हाँ, बहुत बड़े हद तक खत्म हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त हो गए हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से हमले जारी हैं और वो जारी भी रहेंगे। क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में पूरी थ्रेट जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होती, जब तक आप उसको वहां पर खुद काबिज नहीं हो जाते, वहां पर आप ऑक्यूपाई नहीं कर लेते बेसिकली, तो जब तक आप वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेंगे तब तक वो थ्रेट नहीं जाएगी। दैट इज टू डू विद मिडिल ईस्ट। लेकिन ये बहुत बड़े असमंजस की स्थिति है कि क्या वहां पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और अगर गए तो अमेरिका का बहुत नुकसान होगा, और नहीं गए। टारगेट अचीव हो गया सर, टारगेट अचीव हो गया जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर को लेकर ये पूरी प्लानिंग की थी और हो गया। न्यूक्लियर के बारे में तो मेरे को डाउट है कि न्यूक्लियर उनके पास थे भी कि नहीं। एनरिच्ड यूरेनियम की बात जरूर है। कर्नल दानवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर भी इस बीच यहां पर आ रही है। देखिए, ट्रंप के जीत के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम भी यहां पर बढ़ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। जीत का ऐलान यहां पर जो किया गया, हालांकि अभी भी पूर्ण जीत यहां पर नहीं मिल पाई किसी भी तरीके से, क्योंकि अब भी ऐसे कई सारे टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना इस वक्त ट्रंप चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने यह तो साफ कर दिया अपनी जनता को कि हमें नहीं चाहिए मिडिल ईस्ट का कोई भी तेल, नहीं चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट गैस है, हमारे पास तेल है, क्योंकि कनाडा से, मेक्सिको से, इसके अलावा अब आपने वेनेजुएला देखा, वहां से काफी भारी मात्रा में अमेरिका को तेल मिलता ही है पहले से। इसके अलावा सऊदी अरब उसका हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त रहा है। और एक एक तेल की कीमत को यहां पर जानते हैं कर्नल दानवीर, क्योंकि तेल की कीमत को यहां पर जानते हैं, एक एक बूंद डॉलर के मुकाबले, डॉलर से इसका कंपैरिजन होता है, पेट्रो डॉलर बहुत अच्छे से वो जानते हो। कल वो कह भी रहे थे, आपको तेल लेना है आप हमारे पास आइए, हम उस रेट बंद रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। देखिए, वो तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरे इलाके का, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश जो कर दिया है, तो उसका कहीं ना कहीं ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी। और ये जो पूरी जो कहानी चल रही है, इसमें अगर इसको और गहराई से और थोड़ा सा उसमें फिलॉसफी भी जोड़ दें तो जीत कौन रहा है? जीत तो ईरान रहा है। ईरान जीत रहा है, हकीकत में ईरान जीत रहा है। ईरान ने पूरे सिस्टम को, उनका जो पूरा आकलन था उसको बिल्कुल हिला दिया है। पर सर, आप ये भी कह रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल सब तबाह हो गए, लेकिन अभी भी विनिंग सिचुएशन में। आप देख लीजिए, पूरा डिसरप्ट कर दिया ना उसने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपकी नहीं चल रही है, और अभी पूरा सुन्नी अरब वर्ल्ड घबराया हुआ है, क्योंकि अब वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर अमेरिका अंदर जाता है तब भी नुकसान होगा, और नहीं जाता है तब भी नुकसान होगा। और दोनों केसेस में अमेरिका और उसके सुन्नी अरब एलाइज का नुकसान होगा। इसीलिए सुन्नी अरब एलाइज बहुत घबराए हुए हैं इस समय, क्योंकि ईरान जो है, ईरान की जो तासीर है उसको समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह, हमास और हूती को समझना होगा। हमास इस समय कहां है? क्या खत्म हो गया? क्या हूती खत्म हो गए? क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया? तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ईरान क्या खत्म। एक और सवाल मेरे यहाँ पर मेरे जहन में आया, क्योंकि जिक्र किया है और ट्रंप ने कहा है, क्योंकि अब ऐसा एक माहौल बन चुका है शैलेंद्र की लगातार जितने भी अरब नेशन है वो नहीं ट्रस्ट करना चाहते ट्रंप पर, लेकिन ट्रंप ने कहा हम बहरीन को नहीं छोड़ेंगे, हम यूएई को नहीं छोड़ेंगे, हम उनका साथ देंगे। लेकिन क्या अब वो भरोसा ट्रंप पर यहाँ पर ला पाएंगे? क्योंकि ईरान से उनको पूरा थ्रेट यहां पर है। शैलेंद्र, देखिए शिवानी, जो गल्फ कंट्रीज है उनके पास सिवाय अमेरिका और वेस्टर्न अलाइज के और कोई चारा नहीं है, क्योंकि देखिए हमने ये भी देखा है कि ये कहा यहां तक जा रहा था कि यूएई जो है वो इस जंग में शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी, एक महीना बीत चुका है, किसी भी जो रीजनल कंट्रीज हैं उस एरिया में जहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उनके बेसिस पर, उनकी तरफ से कोई भी रिटेलिएशन अब तक ईरान पर नहीं किया गया है। ये देखने वाली बात है। ट्रंप और अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन इसके रिटेलिएशन में जो ईरान कर रहा है उसका जवाब ये कंट्रीज नहीं दे पा रही हैं। तो जाहिर तौर पर उन पर दबाव बहुत ज्यादा है, वो भी ये चाहते हैं कि वॉर जो है वो रुके। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही है। और आज भी हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरा को लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार ये भी ट्रंप कहते आ रहे हैं कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा
तब तक कोई जी। डील नहीं होगी, बिना उसके खोले डील होना संभव है। बेशक। चलिए मैं नीरज का एक बार रुक करता हूं। नीरज, मैं थोड़ा सा ऑयल के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं। गौरव, उससे जी, पहले जी, शुरू। ट्रंप की बाइट एक बार यहां पर सुना देते हैं कि क्या कहा है ट्रंप ने, वो भी समझना बहुत जरूरी है। फिर से सुनिए आप। Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders.